जी नमस्कार बच्चों, वेलकम टू ऑन दिस चैनल सक्सेस वाला। और आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो भी बच्चे हमारे क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी कर रहे हैं। तो आज का ये चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स और ये चैप्टर 7 मार्क्स का है और ये चैप्टर एक फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेट करता है। सो हमारा चैप्टर 1 बाय ऋषि का आंसर चल रहा है, वो कंटिन्यू है और वो चैप्टर 2 भी आपको पढ़ाएंगे। बीच में हम चैप्टर 3 को कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। सो श्री गणेश आए बच्चों, और इसको स्टार्टअप करते हैं। ठीक है, गर्मी बहुत है और आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा कि भाई केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 1 है और ये लेक्चर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे आपके जो बेसिक चीज़ें हैं इस चैप्टर की वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो ये क्लास 12th इन्फिनिटी बैच है। इन्फिनिटी बैच आपको अभी से लगा के लास्ट तक, जब तक अपना केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा ओवर नहीं हो जाता है तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, तो बैच का नाम आप लोग याद रखिएगा, बैच का नाम है इन्फिनिटी बैच। ओके बच्चों, सो चलिए हम लोग इसको स्टार्टअप करते हैं। सो आपके लिए बहुत छोटा सा मोटिवेशन थॉट है जो कि आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव ले आएगा। सो कहते हैं दोस्तों, आंखों में नींद है फिर भी सोना मत, आंखों में नींद है फिर भी सोना मत, अभी कुछ बड़ा करने का वक्त है, अभी कुछ बड़ा करने का वक्त है, इसे खोना मत। ठीक है दोस्तों, सो चलिए केमिकल काइनेटिक्स आपको समझाते हैं बहुत अच्छे से कि इसके भाई बेसिक रूल्स क्या हैं और क्या केमिकल काइनेटिक्स से मुझे पढ़ना चाहिए। तो आज के ये लेक्चर में बहुत कम समय में हम लोग इतने टॉपिक्स को फोकस करेंगे। ये जो आपके सामने टॉपिक्स लिखे हुए हैं ये टॉपिक्स अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ चलिए। सो इस चैप्टर में हम लोग आज की इस वीडियो में इतने चैप्टर कवर करने वाले हैं, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ रेट्स, फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन and molecularity of reaction, zero order reaction, integrated rate equation for zero order, half life time for zero order, and first order reaction and integrated rate expression for first order reaction and the half life time for first order reaction. So हम लोग इतने टॉपिक्स इस वीडियो से समझ लेंगे। इसका मतलब है कि आप लगभग आधा चैप्टर कवर कर लेंगे केमिकल काइनेटिक्स से। जो भी बोर्ड एग्जाम, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका जो बोर्ड हो, ये 7 मार्क्स का अपने बोर्ड एग्जाम में से पूछा जाता है। कितने बच्चों, कितने नंबर का पूछा जाता है? चलिए हम लोग लिख लेते हैं 07 मार्क्स। क्लियर? 7 नंबर के क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग इसको पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए, तो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है, सब टॉपिक है, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो हम लोग समझेंगे कि भाई what do you mean by the chemical kinetics, what is the meaning of chemical kinetics. Okay, so let's start. ध्यान से इस चीज को समझिएगा, बहुत सिंपल चीजें लिखी हुई हैं बेटा। जो काइनेटिक्स इसमें लिखा हुआ है, कलर चेंज करते हैं, जिसमें काइनेटिक्स लिखा हुआ है, इस काइनेटिक्स का मतलब है, ये ग्रीक वर्ड है, दिस वन इज ग्रीक वर्ड, दिस वन इज ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट। हम लोग साथ में ही नोट्स बनाते रहेंगे और इस पीडीएफ को आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक है। ठीक है, तो चलिए, सो हमने क्या कहा, काइनेटिक्स मींस क्या होता है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मूवमेंट, दैट इज पुटिंग इन मोशन, दैट इज पुटिंग इन मोशन। और केमिकल का मतलब क्या है? रिएक्शन। ओके, सो हमने पहले आपको चीज बताया था कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये एक फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है और इसके अंदर जो काइनेटिक्स वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है जो काइनेसिस से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड बोल रहे हैं जिसका नाम क्या है? काइनेसिस। स्टूडेंट्स इसको ध्यान समझिए, काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट और मूवमेंट का मतलब है पुटिंग इन मोशन, यानी किसी चीज को अगर हम मोशन में लाएंगे तो उसका मतलब है काइनेटिक्स। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस।
हमने क्या बोला है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस एंड हाउ अ केमिकल रिएक्शन अकर्स। कैसे एक केमिकल रिएक्शन हो जाती है, और इसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं? रेट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की हम लोग रेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से इन चीजों को सुनिएगा। सो हमने क्या कहा है बेटा? इसमें हमने कहा है, जरा समझिए, हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे, हम लोग साथ ही में नोट्स बनाएंगे। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, साथ ही में नोट्स बनाइएगा। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ rate of chemical reaction and how a chemical reaction proceed or occurs। तो ये है इसकी मीनिंग कि केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स की मीनिंग पता हो गया होगा कि ये ब्रांच किसकी है? फिजिकल केमिस्ट्री की है। इन पॉइंट्स को हम लोग हाईलाइट भी कर सकते हैं। दैट इज ये फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है। ये क्या स्टडी कर रही है, क्या डील कर रही है? स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, सो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा। नाउ इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन की रेट, या हम कुछ सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि रिएक्शन हमारी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन की रेट भाई कितने कितने प्रकार की होती है। चलो देखते हैं। सो क्या लिखा है हमने? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सो यूजुअली हम लोग क्लास 10 में बहुत प्रकार की रिएक्शंस पढ़ रखे हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस। इनसे मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है टाइप ऑफ रिएक्शंस, कि रिएक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो रेट के बेसिस पर टाइप ऑफ रिएक्शन केवल 3 हैं, यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। रेट के आधार पर हमारे पास जो रिएक्शंस हैं वो सिंपल 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं हम लोग देखेंगे। नाउ पहली जो रिएक्शन है हम लोग इस देख सकते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, हम लोग ऐसे बना सकते हैं लाइक दिस। आप लोगों को ये विजिबल होगा कलर, आई थिंक ये वाला थोड़ा विजिबल कलर नहीं है बेटा, सो इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, कोई दूसरा विजुअल कलर लगाते हैं। ठीक है, ओके, चलो कोई नहीं, चलो देखते हैं। सो हमने क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ रेट। ओके, चलो येलो कलर लेते हैं, दैट इज योर फेवरेट कलर। चलिए इसको जरा ध्यान समझिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस विच आर हेयर। नाउ जो पहली रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन, क्या बोलते हैं? वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्शन। नाउ जो अपने पास सेकेंड है, सेकेंड जो है उसको जरा समझिए, इसको हम बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज मॉडरेट रिएक्शन, या समटाइम्स हम लोग इसको बोलते हैं स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन का मतलब है ना तो ज्यादा वो फास्ट होगी, ना तो ज्यादा वो स्लो होगी। ठीक है, तो दिस वन इज 3 टाइप्स। और देखिए जरा, जो हमारे पास वेरी फास्ट रिएक्शंस है, ये रिएक्शन ऐसी होती हैं जो 1 सेकेंड के अंदर हो जाती हैं। दैट इज दोज टाइप ऑफ रिएक्शंस विच टेक्स टाइम टू कंप्लीट विद इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के जो अंदर रिएक्शन हो जाती हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस। समझ गए मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि दोज रिएक्शंस विच आर टेक्स टाइम टू कंप्लीट 1 सेकेंड या विद इन 1 सेकेंड, दैट इज दे रिक्वायर्स 10 to the power minus 15 सेकेंड। दैट इज अ पर्टिकुलर स्केल, वी कैन से दैट 10 की पावर माइनस 13 to 10 की पावर माइनस 15 सेकेंड, यानी
ये रिएक्शन ऐसी हैं, इसके अंदर जो टाइम लगता है, टाइम जो टेकन है वो टाइम कितना रिक्वायर करती हैं, या हम लोग लिख सकते हैं इस चीज़ को कि रिक्वायर्ड टाइम या टाइम रिक्वायर्ड कितना लग सकता है, कितना लग सकता है, कितना लग सकता है, हमने क्या बोला, विद इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का मतलब है कि दैट इज 10 की पावर -13 टू 10 की पावर -15 सेकेंड। सो बेटा ये जो रिएक्शंस हैं इनमें 1 सेकेंड से कम समय अगर लग रहा है तो इसका मतलब है कि इनका हम रेट नहीं ज्ञात कर सकते हैं। मतलब वी कुड नॉट डिटरमाइन द रेट ऑफ दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस, इनका हम रेट को ज्ञात नहीं कर सकते। जो मैं बोल रहा हूं इसको आप अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। दैट इज इनकी जो रेट है बेटा, इनकी जो रेट है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की रेट क्या है वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। इनकी रेट को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, वी कांट मेजर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्शन। तो इनके लिए जो हम लोग रेट निकालेंगे तो वो ज्ञात नहीं हो सकता है, ठीक है, क्लियर। कौन सी ये रिएक्शंस होती हैं, जैसे हमारे पास जो रिएक्शंस होती हैं आप लोगों ने देखा होगा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये ऐसी रिएक्शंस बहुत कम समय लेती हैं, 1 सेकेंड से कम, इनका रेट हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। कौन कौन सी रिएक्शंस, प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग डिस्कस करें तो जैसे हमारे पास हो गया NaCl प्लस AgNO3, इसके अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, Ag और Cl बाहर हो जाएगा, दैट इज AgCl प्लस Na और NO3 बाहर हो जाएगा, इसको हम लोग सीखते हैं NO3। तो जो ये रिएक्शन है ये बहुत कम समय लेती है, जैसे मिलाओगे तुरंत प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो ऐसी रिएक्शंस में हम क्या बोलते हैं, ये हमारी वेरी फास्ट रिएक्शंस हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो क्या है, वेरी स्लो रिएक्शन। इस चीज को जरा यहीं पे समझिएगा, वेरी स्लो रिएक्शन। हाँ बढ़िया नहीं आ रहा, ओके, येलो कलर लेते हैं, वेरी, अच्छा, वेरी स्लो रिएक्शन। तो जैसा अभी हमने वेरी फास्ट रिएक्शंस में देखा था वैसे हम लोग यहां पे देखने वाले हैं जो वेरी स्लो रिएक्शंस हैं वो क्या होती है, इसके अंदर भी जो टाइम होता है, रिक्वायर्ड जो टाइम होता है बेटा, रिक्वायर्ड टाइम, ये ऐसी रिएक्शंस होती है इसमें बहुत समय लगता है ना, बहुत ज़्यादा समय लगता है। दैट इज इसके अंदर ईयर्स लग सकते हैं बेटा, ईयर्स लग सकते हैं और मंथ्स लग सकते हैं। ऐसी रिएक्शंस जो होती हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, वेरी स्लो रिएक्शंस, ठीक है। चलिए एक चीज़ और देखिए, अभी हमने कहा था इनकी जो रेट है ना बेटा, रेट ऑफ दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस, इनकी रेट को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, वी कांट मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दोस टाइप ऑफ रिएक्शंस। समझ रहे हो इस चीज को, तो जरा सुनिए ध्यान से, रेट क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें आप कई साल लगा दें, ग्रोविंग ऑफ प्लांट्स, ग्रोविंग ऑफ प्लांट्स में महीनों भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। जैसे अगर हम लौकी का पौधा देखें तो उसमें 5-6 महीना आई थिंक चलता है, तो इसका मतलब उसके अंदर मंथ्स लग गए, कई महीने लग गए। लेकिन अगर हम क्या देखें, कोई और पेड़ देखें, शीशम का पेड़ देखें या सौगौन का पेड़ देखें, इनमें सब में क्या होता है, ये कई साल तक चलते रहते हैं। तो ग्रोविंग ऑफ प्लांट्स एक एग्जाम्पल है किसका, वेरी स्लो रिएक्शंस। या ये आप नहीं रिलेट कर पा रहे हैं तो आपने रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक प्रकार का क्या है, वेरी स्लो रिएक्शंस है, लोहे में जंग लगना। तो ऐसी रिएक्शंस को अगर हम देखेंगे, अगर बैठ गए हम उसका देखने के लिए कि भाई कितना इसमें समय लगेगा, तो हम लोग वहाँ बैठे बैठे परेशान हो जाएंगे, थक जाएंगे, गिर जाएंगे, हो सकता है किसी न किसी दिक्कत से हमारी बॉडी भी काम ना करे और उसकी हम रेट नहीं ज्ञात कर पाएंगे। सो याद रखिएगा, वेरी स्लो रिएक्शंस की हम लोग रेट नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए तो एग्जाम्पल्स हमने कौन कौन से बताया आपको अभी,
ग्रोविंग ऑफ प्लांट्स, दैट इज, दूसरा एग्जाम्पल में हमने बताया रस्टिंग ऑफ आयरन। बेटा अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो समझिएगा इसको ध्यान से, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया पेज वेरी स्लो रिएक्शन का। अब हम लोग मूव करने वाले हैं अगले में, जिसका नाम है स्लो रिएक्शन। ठीक है, क्या है नाम? स्लो रिएक्शन। चलिए देखिए, स्लो रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं। बेटा इसको जरा ध्यान से समझिए, जो स्लो रिएक्शंस हैं बेसिकली, ये जो स्लो रिएक्शंस होती हैं इनमें जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, इसके ना तो महीने लगेंगे ना तो साल लगेंगे, ये जो समय लेती हैं मोर देन 1 सेकेंड या मिनट्स, प्लस या प्लस ना लिखें, मिनट्स और आवर्स। इसमें मिनट घंटे लग सकते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं स्लो रिएक्शंस। सो अगर इतना समय लगेगा सो वी कैन मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन। हम ऐसी रिएक्शंस की रेट को ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जनरल एग्जाम्पल जैसे है डाइजेशन, एक सेकेंड, डाइजेशन ऑफ फूड, एक एग्जाम्पल है, हम लोग खाना खाते हैं 5-6 घंटे में वो पच जाता है, बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, तो दैट इज वो जो केमिकल रिएक्शन है उसको रिएक्शन को हम बोलते हैं स्लो रिएक्शन, राइट। डाइजेशन ऑफ फूड। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में तो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, तो केमिस्ट्री में रिएक्शंस वो कौन कौन सी हो, जरा ध्यान से समझिएगा। जितनी भी ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शंस are known as very fast reactions. For example, 2H2O2 gives out 2H2O plus O2। इस रिएक्शन को आप देख सकते हैं, ये एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन है और इस मॉलिक्यूलर रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्लो रिएक्शन केमिस्ट्री में बोलते हैं। ठीक है, सो ये अपना हो गया टाइप्स ऑफ रिएक्शन। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, हम लोग इसके अंदर अभी क्या कहे थे केमिकल काइनेटिक्स में, हम लोग इसके अंदर जो पर्टिकुलर स्टडी करने वाले हैं वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की स्टडी करने वाले हैं। तो रेट का मतलब है कि अगर हम उन दोनों की रेट नहीं निकाल सकते हैं, सो मतलब है कि जो वेरी फास्ट रिएक्शन है, जो वेरी स्लो रिएक्शन है, इनको हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। So we study about the only slow reactions in this chapter. Okay, so ये हमारा सिलेबस पार्ट है इसका, तो इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। चलिए ठीक है, अगला देखिए। चलो इस ग्राफ को आप देखिएगा, इस ग्राफ को आप पहले समझिए, उसके बाद आप रेट समझिए। 2-4 पर्टिकुलर मैं पॉइंट्स आपको बोलूंगा, और वो पर्टिकुलर पॉइंट्स ये हैं कि जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो जो रिएक्शन जब स्टार्ट होती है, जो उसका रिएक्टेंट पार्ट होता है, रिएक्टेंट पार्ट में हमेशा डिक्रीमेंट होता है, दैट इज रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट हमेशा इंक्रीज होता है। कभी आप अपने एवरीडे लाइफ में देखो, आप शरबत बनाते हैं, चीनी डालते हैं, उसको घोल देते हैं, सेक कर देते हैं, तो चीनी क्या होती है? डिसअपीयर हो जाती है, खत्म हो जाती है। मतलब पहले रिएक्टेंट जो हमारा चीनी हुआ करता था वो प्रोडक्ट शरबत में कन्वर्ट हो गया, लेकिन पानी जो था वो नहीं मीठा था स्टार्टिंग में, लेकिन अब क्या हो गया? बहुत मीठा हो गया। तो इसका मतलब ये है जो रिएक्टेंट है वो हमेशा डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जरा देखिए इस ग्राफ को, जरा आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इस ग्राफ को जरा समझिए। सबसे पहले जरा देखिए जो रेट है ना बेटा, मान लिया कि हमारे पास कोई रिएक्शन A प्लस बी टेंस टू C प्लस डी जा रहा है। ठीक है, A प्लस बी टेंस टू C प्लस डी कोई रिएक्शन जा रही है। इसके लिए अगर हम रेट लिखें तो ये हमारा जो रिएक्टेंट का पार्ट है ना, ये हमेशा क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जो प्रोडक्ट का पार्ट है ना बेटा, ये हमेशा क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये हमेशा बढ़ेगा और ये हमेशा क्या होगा? घटेगा। ठीक है,
तो जरा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो ग्राफ आपके आगे शो हो रहा है, इस ग्राफ में क्या है, इस वाई एक्सिस पे हमने कंसंट्रेशन ले लिया है। क्या ले लिया है? कंसंट्रेशन ले लिया। इस ग्राफ को आप देख सकते हैं। और इधर हमने क्या ले लिया है? टाइम ले लिया है। एक हमने कंसंट्रेशन ले लिया है, आपको ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाते हैं, ठीक है। इधर हमने टाइम लिया है और इधर हमने क्या लिया है? पर्टिकुलर कंसंट्रेशन लिया है। ये ग्राफ किसके लिए होगा आप खुद ही बता सकते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन किसी रिएक्शन की आर नॉट थी, ये एनसीईआरटी का ग्राफ है, इसको तो समझिए। इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट थी तब जब टाइम जीरो था, जब टी बराबर जीरो था तब कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या थी? इनिशियल कंसंट्रेशन ही हमारा था। जब टी बराबर जीरो मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी, जब ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन नहीं रहा होगा, तो उस टाइम में जो इनिशियल हमारा रिएक्टेंट था वो क्या था? आर नॉट था। अब जरा समझिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ना स्टार्ट हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो देखिए जरा, जब टी बराबर T1 हुआ, जब टी बराबर T1 हुआ तो देखिए ये रेट थोड़ी सी घट गई, यहां पॉइंट से यहां चली आई, इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर जब t बराबर T2 हुआ तो हमारी रेट यहां पहुंच गई। फिर जब t बराबर मतलब टाइम t लगा तो रिएक्शन की रेट यहां पहुंच गई। और टाइम जैसे जैसे बढ़ता चला गया, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होती गई और मुझे कुछ ग्राफ ऐसा प्राप्त हुआ, ऐसा मुझे ग्राफ ऑब्जर्व हुआ। ये ग्राफ यही बता रहा है कि भाई जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, रिएक्टेंट की जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई होगी और किसी न किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल गई होगी। तो देखा आपने कि जब भी आपकी रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट का जो पार्ट होता है वो हमेशा डिक्रीज होता है। अब यहाँ पे आपको दो चीजें दिखी हुई हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। बेसिकली रेट ही दो प्रकार की है। तो आपने रेट क्या देखा? जो रेट था बेसिकली वो कंसंट्रेशन में डेल्टा सी बाई डेल्टा टी लिखा है, प्लस माइनस। ये रेट का एक्सप्रेशन है, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जरा समझिएगा इस चीज को। तो इसमें एक लिखा है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और ये लिखा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो कहीं कहीं क्या होता है, बाइक को हमने बहुत तेजी से चला देते हैं, कम समय बहुत दूर निकल जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि भाई कम तेज जितना भी हमने चलाया, स्लो फास्ट जो भी चलाया, उसका एक एवरेज होगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमने दिखा रखा है ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है और ये क्या रखा है? इंस्टेंटेनियस। अभी हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। जरा ये प्रोडक्ट वाला देखिए, इस पे हमने क्या ले रखा है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वाई एक्सिस पे ले रखा है और इस पे क्या रखा है? टाइम ले रखा है। अब जरा आप ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या होगा कि पहले जब टाइम जीरो था तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ये होगा। टाइम जीरो पे तो कभी होता नहीं है, लेकिन क्या था, कुछ यहाँ पे पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट। टाइम बढ़ता गया, प्रोडक्ट बढ़ता गया, फिर टाइम बढ़ा, फिर प्रोडक्ट बढ़ा, फिर टाइम बढ़ा, फिर प्रोडक्ट बढ़ा। तो आप क्या देख रहे हो कि जो है प्रोडक्ट में हमेशा इंक्रीमेंट हो रहा है और रिएक्टेंट में हमेशा डिक्रीमेंट हो रहा है। सो हम कह सकते हैं इसमें भी कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसमें कंसंट्रेशन बढ़ रही है इस ग्राफ में। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रिएक्टेंट हमेशा कम होगा, प्रोडक्ट हमेशा बढ़ेगा। यानी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट अपीयर होगा और जो रिएक्टेंट होगा वो डिसअपियर होगा, ठीक है। सो हम लोग अब इस ग्राफ को देख लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेट कि भाई कितने प्रकार की रेट होती है। चलिए देखिए, तो हम लोग अभी बताएं, हमने अभी इस चीज को चर्चा किया कि जो बेटा हमारे पास जो रेट है ना, रेट वो बेसिकली क्या है? रेट क्या है? अभी हमने चर्चा किया
कि भाई रेट क्या है, रेट हमने बताया कि कंसंट्रेशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी आर इज इक्वल टू क्या हुआ, एक मिनट ये कलर थोड़ा अच्छा नहीं है यार, ठीक है चलो देखो, तो हमने देखा क्या, जो रेट है ना बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हमने अभी डिफाइन किया, इसको हम लोग आर से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग अगर हमारा गैसियस है तो डीपी बाई डी टी से प्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेशन है तो डीसी बाई डी टी से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या हम इसको डीएक्स बाई डी टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इतने हमारे पास रेट एक्सप्रेशन या रेट को हमें रिप्रेजेंट करने की टेक्निक्स हैं, 4 मेथड से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर या डीपी बाई डी टी या डीसी बाई डी टी या डीएक्स बाई डी टी। जो फिजिक्स की वेलोसिटी होती है वही केमिस्ट्री में रेट होती है, बस इतने टर्म है। तो हमने इसी चीज़ को लिख दिया है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, जो बोला जाता है उसमें वही वाला हम लोग यहाँ पे फॉलो करा सकते हैं। तो रेट क्या था अभी हमने चर्चा किया, क्या बोला हमने, बोला चेंज इन द, आप लोग लिखते रहिए, कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम known as rate of reaction। क्लियर है? सो हमने एक्सप्रेशन क्या देखा, R इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। डेल्टा सी क्या है, आप लोग कंसंट्रेशन जानते हैं, सी इक्वल टू क्या होता है एन बाई वी, यूनिट क्या होती है कंसंट्रेशन की, मोल अपान लीटर। सो इसमें टाइम भी है तो ये अपान में क्या हो जाएगा सेकेंड। सो हमारी जो यूनिट निकल के आएगी यहां से, यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट मोल लीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -1, ये है यूनिट ऑफ रेट। ठीक है, कैसे निकली वो मैंने इधर चर्चा कर लिया, आप लोग इसको दो पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा अगर कोई दिक्कत हो। ठीक है, तो ये हो गया रेट। अब हम देखेंगे कितने प्रकार की रेट है। तो अभी हमने चर्चा किया था पहली, जिसका नाम क्या था, क्या नाम था, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, क्या था, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए जरा, तो जो आर था बेसिकली वो 2 प्रकार का होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एवरेज, दूसरा इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस जिसका हम लोग सिंबल लिखते हैं RINS एंड दिस वन इज RAVG। कुछ नहीं होता है, RAVG का जो एक्सप्रेशन होता है बेटा वो सेम रहता है, प्लस माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। और जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, R इज इक्वल टू या RINS इज इक्वल टू प्लस माइनस DC बाई DT। कुछ नहीं है, जो सेम डेफिनेशन जो हमने अभी रिएक्शन की बताया था वही डेफिनेशन यहां फॉलो होने वाली है। डेल्टा टी यहां पे पता क्या है, एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम, ये कोई एक इंटरवल होता है, और ये क्या है, एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। बस इंस्टेंटेनियस का मतलब बहुत तेजी से बाइक भगाते हैं तो किसी एक मोमेंट पे होता है, पर्टिकुलर मोमेंट पे। और एवरेज का मतलब है कि किसी भी हमको इंटरवल चाहिए, एट अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम चाहिए, एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम चाहिए। सर्टेन होना चाहिए, ऐसा भी इंटरवल ऐसा हो जो अनडिफाइंड हो, तो उसके लिए रेट हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो देखा आपने, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा, पीछे वाले से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट एनी इंटरवल या एट एनी सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सेम वही, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम,
या एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम या एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो आप चाहोगे वो लिख सकते हैं। यूनिट इसकी सेम होगी, जितनी भी रेट होती है उसकी यूनिट हमेशा सेम रहती है। क्या रहेगी? मोल पर लीटर सेकंड की पावर -1। अगर हम मेजर कर रहे हैं मिनट में तो वो फिर मिनट की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अभी हम लोग चर्चा इसमें कर रहे हैं, अगला वाला टॉपिक देखेंगे। नाउ हमारा जो अगला टॉपिक है जिसका नाम है फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझिए। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिस पर हमारी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन टिकी हुई है? कौन कौन वो फैक्टर है? तो अपने सिलेबस में जो मेंशन है वही हम लोग फैक्टर के बारे में चर्चा करेंगे बेटा। बाकी जो है फैक्टर्स बहुत सारे हैं लेकिन उनकी चर्चा नहीं करेंगे। तो अपने पास खाली जो सिलेबस में फैक्टर्स हैं वो खाली 3 फैक्टर्स, ओनली 3 फैक्टर्स। कौन कौन से? जो पहला फैक्टर है ना उसका नाम है कंसंट्रेशन। कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे क्या अफेक्ट होगी, या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे अफेक्ट होगी। तो कंसंट्रेशन, ये तो बहुत सिंपल चीज है कि अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो अमाउंट बढ़ जाएगा। अमाउंट अगर बढ़ गया तो फिर क्या हो गया, उसके अंदर उसका कोलिजन बढ़ गया। कोलिजन बढ़ने के साथ साथ क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या है, सिंपली आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीजेस। यानी अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज किए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिएगा कि अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज किए तो क्या होगा, कंसंट्रेशन को अगर मैंने बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, वाई क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि जब कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन जब हम लोग बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ जाएगी क्योंकि कोलिजन जो है बढ़ जाएंगे मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, तो ये हो गया पहला जिसका नाम है कंसंट्रेशन। अब हम लोग दूसरा फैक्टर देखेंगे। तो दूसरा फैक्टर अपने पास है जिसका नाम है बेटा टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर में वेरिएशन करें तो फिर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारी अफेक्ट होगी। ठीक है, तो चलो उसको हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमें मालूम है कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा बेटा, केमिकल एनर्जी या हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ जाएगी, हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगी, तुरंत उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जैसे बढ़ी तो मॉलिक्यूल्स के अंदर रेंडमाइजेशन बहुत तेजी से हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ा, रेंडमाइजेशन अगर तेजी हुआ तो कोलिजन भी तेजी होंगे। कोलिजन बिटवीन देम इंक्रीजेस। जो कोलिजन बढ़ेंगे तो रेट भी बहुत फास्ट होगी। तो इसका मतलब है कि जो रेट है आर है वो भी बढ़ेगा। सो हम लोग इसको अपने सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी वन रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन देन द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीजेस। इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर आल्सो इंक्रीजेस, सो देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस। क्लियर है? तो ये हो गया दूसरा फैक्टर जिसका नाम क्या था, टेम्परेचर डिपेंडेंसी। एक चीज बहुत नोट पॉइंट बता दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा समझिएगा आप लोग। नोट पॉइंट ये है कि ऐसा एक्सपेरिमेंटली माना गया कि अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर को राइज करें, राइज का मतलब बढ़ाएं, तो रेट ऑफ जो केमिकल रिएक्शन जनरली डबल्ड हो जाती है। यानी ऑन इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन एनी केमिकल रिएक्शन देन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विल बी डबल्ड। यानी कि अगर हम 10 डिग्री बढ़ाएं तो 2 गुना रिएक्शन हो जाएगी। यानी इफ rises 10 degree Celsius temperature then rate of reaction becomes doubled। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करेंगे तो रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो लगभग जो है 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर हो गए। एक और फैक्टर बचा है जो अपने एनसीईआरटी में मेंशन्ड है जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है, चलिए देखिए,
तो तीसरा जो फैक्टर अपने पास है जिसका नाम क्या है, कैटलिस्ट। तीसरा जो फैक्टर है वो कैटलिस्ट है, जिसका मीनिंग समझिए जरा। कैटलिस्ट हम लोग इस चैप्टर के एंड में भी पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से, और उसमें हम समझेंगे बहुत डिटेल में, लेकिन हम आपको बता देते हैं जो कैटलिस्ट होता है ना बेटा, ये रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। जो कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना होता है या रेट ऑफ रिएक्शन को घटाना होता है। ठीक है, तो जरा समझिएगा इस चीज को। जो कैटलिस्ट है बेसिकली ये दो प्रकार का है। एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक को बोलते हैं हम नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है ये रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है। ये जो ऊपर वाला सिंबल है ये इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होना। बट ये अपनी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर देता है। क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है और अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा लेता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है बेसिकली, एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जहां पे कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उस हम एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन इसमें एक्टिवेशन एनर्जी को हम बहुत डिटेल में नहीं समझने वाले हैं। अभी अगले लेक्चर में कोलिजन थ्योरी में हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी समझेंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि कैटलिस्ट आर टू टाइप्स, दैट इज पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट डिक्रीजेस देयर एक्टिवेशन एनर्जी। दिस वन इज एक्टिवेशन एनर्जी बेटा, दिस वन इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी टू एक्टिवेट अ मॉलिक्यूल। ऐसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये अपनी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करते हैं, ये अपनी इंक्रीज कर लेते हैं, लेकिन ये रिएक्शन की रेट को डिक्रीज कर देते हैं, ये रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं। सो हमारे पास तीन ही फैक्टर ऐसे हैं जो अपने सिलेबस में जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। क्लियर है, ओके। चलिए अब हम लोग सीखने वाले हैं रेट लॉ। क्या सीखने वाले हैं, रेट लॉ। देखिए इस जो है पूरे लेक्चर की जो समरी है ये हम लोग 2-3 वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, फिर आपको बहुत मज़ा आने वाला है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। रेट लॉ क्या है जरा इसको समझिएगा, लेकिन इसके पहले आप क्लास 11th में आप जाइएगा। क्लास 11th में क्यों, क्योंकि वहाँ पे कुछ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरा समझिएगा। इधर हम लोग लिख दे रहे हैं रेट लॉ की डेफिनेशन, अभी मत देखिएगा आप लोग। एक आपके पास लॉ था जिसका नाम था लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, और लॉ ऑफ मास एक्शन बेसिकली दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था जिनका नाम था गुलबर्ग एंड पीटर वागे इन 1864। ये कहते थे कि अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, इससे प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसके लिए अगर हमें रेट लिखना है, रेट एक्सप्रेशन लिखना है, तो हम सिंपली लिखेंगे जितना हमारे पास रिएक्टेंट है उनकी स्टोइकोमेट्रिक जो पावर है उनको हम लोग कर देंगे और ऐसे हम रेट एक्सप्रेशन लिख देंगे। तो इसमें आप देख क्या पा रहे हैं, हमने क्या लिखा है, कोई केमिकल रिएक्शन है जिनकी ए बी हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, और इसका हम रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर ए बी की पावर बी लिख सकते हैं। ये आपने क्लास 11 में सीखा है, लेकिन ये आपके साथ परस्पर जो है झूठ बोला जा रहा था। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसकी हम लोग रेट को ऐसे नहीं, थ्योरेटिकल नहीं बता सकते हैं। रेट एक्सप्रेशन को हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से नहीं निकाल सकते हैं। इसी चीज़ को दिया है किसने, रेट लॉ। यानी रेट लॉ केवल इसका एक्सटेंडेड वर्जन है और कुछ नहीं है। ये एक थ्योरेटिकल डाटा है और रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है। इसने क्या लिख रखा है जरा अब मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। इस पे क्या लिखा है, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन in terms of molar concentration of reactant with each term raised to some power which may or may not be the as the stoichiometric coefficient
ऑफ रिएक्टिंग ऑफ या रिएक्टिंग स्पीसीज या इसमें रिएक्टिंग स्पीसीज इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है ए प्लस बी और इससे मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, तो इसके लिए अगर हमें रेट एक्सप्रेशन लिखना है, इफ यू राइट रेट एक्सप्रेशन, तो हम लोग R इज इक्वल टू के ए की पावर ए ना लिख के हम x लिखेंगे और b की पावर y हम लोग लिखेंगे। इसमें और लॉ ऑफ एक्शन मास में चेंज कहां पे आ रहा है, कहां पे चेंज आ रहा है जरा देखिएगा। केवल हमने यहां a और b लिखा है, ये देखो हमने क्या लिखा है, a और b लिखा है, और उसमें हम लोगों ने क्या लिखा है, x और y लिखा है, x और y लिखा है। ये कहते हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो अगर हमें देखना है रेट एक्सप्रेशन, तो हम जो हमारे पास रिएक्टेंट की स्पीसीज है उसको हम लोग लैब में ले जाएंगे, उनकी कंसंट्रेशन घटाएंगे बढ़ाएंगे, फिर देखेंगे कि इसकी रेट इस पर डिपेंड कर रही थी पर्टिकुलर या नहीं कर रही थी। लेकिन ये क्या कहते थे कि हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है उसके लिए हम रेट आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, बस जितना पावर हो, जितना उसके पास कॉफिशिएंट हो वो हम पावर में कर देंगे, और जो इनके जो एक्टिव मासेस हैं उनका हम प्रोडक्ट ले लेंगे रिएक्टेंट के। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं कह रहे हैं। ये कहते हैं कि मान लो अगर एक फैमिली है तो जरूरी नहीं है उसमें 5 बंदे कमाने वाले हों। ये कहते हैं अगर एक फैमिली में 5 लोग हैं तो 5 कमा रहे होंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम लोग जानते हैं हाँ, किसी किसी की ऐसी फैमिली होती है जहां पे 5 में 5 कमाते हैं, लेकिन आप 99% देखोगे या 95% लोगों को देखोगे तो उनके 5 फैमिली में या मम्मी पापा कमा रहे होंगे तो बच्चे खा रहे होंगे, या बच्चे कमा रहे होंगे तो मम्मी पापा खा रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, दिस वन इज एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। ये कैसा कॉन्सेप्ट है, एक्सपेरिमेंटल है ये। और ये कॉन्सेप्ट कैसा था, थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल का मतलब है जो कॉपी पेन पर बेस्ड हो, तो ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ये कहते हैं किसी भी रेट रिएक्शन का हम आसानी से अपने लैंग्वेज में हम तुरंत उसका रेट एक्सप्रेशन नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम चाहें कि इसका रेट एक्सप्रेशन निकालें तो हम इस रिएक्शन को केमिस्ट्री लैब में ले जाएं, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को घटाएं बढ़ाएं, फिर हम लोग चेक करें कि भाई किस पर रेट एक्सप्रेशन या किस पर्टिकुलर रिएक्टेंट पर कॉन्सेंट्रेशन पर ये रेट डिपेंड कर रही है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है। और ये क्या था, ये तो ये हो गया अपना रेट लॉ। समझ गए, इस चीज को समझ गए। लेकिन जरा समझ लीजिए, हेयर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मे बी इक्वल टू ए एंड बी। हो सकता है, ऐसा नहीं है, 1-2% चांसेस हैं जिसमें x और y की वैल्यू a और b के बराबर हो सकती है, क्योंकि हमने अभी बताया कि 2-4% लोग हैं जिनके घर 5 के 5 कमाने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक समझेंगे। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप लोग तुरंत जो है कमेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इससे यूपी बोर्ड और एनसी और जो सीबीएसई बोर्ड है उससे एक क्वेश्चन एमसीक्यू जरूर पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड हाउ यू कैन डिफाइन इट। और एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन दिया होगा और पूछा जाएगा कि इसका आप ऑर्डर बता दे। दैट इज वेरी सिंपल, रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज वेरी सिंपल। चलिए समझिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। एज वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि R इज इक्वल टू क्या होता है, के A की पावर X और B की पावर Y। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो जरा समझिए, हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्या हमने लिखा, R इज इक्वल टू के A की पावर X एंड B की पावर Y। अच्छा, ये जो बड़ा ब्रैकेट है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लोग कहीं गलती से भी छोटा ब्रैकेट मत बनाए, स्मॉल ब्रैकेट ना हमें नहीं यूज करना, हमें बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो हम ये एक्सप्रेशन जानते हैं रेट लॉ से। अब हम लोग निकाल सकते हैं जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, दैट इज वो है n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सिंपल अगर डिफाइन करना हो इसको तो हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द
sum of the powers of concentration of reactant in rate law concentration of reactant in a rate law में, या रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं हम लोग, हमने क्या लिखा है कि इट इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ रेट लॉ एक्सप्रेशन नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलिए देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या है, 2-3 पॉइंट समझ लीजिएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इधर लिखते हैं हम लोग, यहां पे चर्चा कर लेंगे 2-3 पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, चलिए इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 0, अगर n का वैल्यू 0 आ रहा है, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इफ n इज इक्वल टू 1 आ रहा है, देन दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर n का वैल्यू 2 आ रहा है, देन ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। यानी n की जो वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा कि भाई n का जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और कोई भी होल नंबर हो सकता है, और निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फ्रैक्शनल एंड न्यूमेरिक वैल्यू कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि इट मे बी निगेटिव और एनी नेचुरल नंबर और एनी फ्रैक्शनल नंबर, कुछ भी हो सकती है। तो ये अपना हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको कैसे दिखाना है, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया है r इज इक्वल टू के NO की पावर 2 दिया है मान लो, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इससे हम लोग कंपैरिजन कर देंगे। a की जगह पे कितना पावर, x की जगह पे कितना आ रहा है 2, और y की जगह पे इसमें कुछ है ही नहीं तो 0, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। यानी n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 0, यानी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 है तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। तो अपना हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो हम लोग अब नेक्स्ट अगले वाले उसमें टॉपिक में मूव करते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, चलिए जरा मॉलिक्यूलरिटी हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे कि भाई मॉलिक्यूलरिटी क्या है। चलिए सो बेटा मॉलिक्यूलरिटी भी बहुत सिंपल चीज है। बेसिकली मॉलिक्यूलरिटी निकालने के लिए हमारे पास 2 रिएक्शन होती हैं, एक सिंपल रिएक्शन होती है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। एक सिंपल रिएक्शन होती है मॉलिक्यूलरिटी निकालने के लिए, दैट इज एक सिंपल रिएक्शन होती है, एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये जो होती है सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, एक ही स्टेप में हो जाएगी। ऐसी रिएक्शंस को हम एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं, और ये जो है इट रिक्वायर्स मोर देन 1 स्टेप। इसमें एक स्टेप से ज्यादा समय लग सकता है। ठीक है, हम लोग सिंगल स्टेप जो रिएक्शंस हैं इनकी हम लोग मॉलिक्यूलरिटी ज्ञात कर सकते हैं इंडिविजुअली, पूरे रिएक्शन की, होल रिएक्शन की। वी कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ होल रिएक्शन। लेकिन इसमें जरा हम कहते हैं वी कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल रिएक्टेंट। हर एक इंडिविजुअल रिएक्टेंट की हम लोग मॉलिक्यूलरिटी को निकाल सकते हैं। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो है अपने कोर्स में नहीं है। हम लोग केवल और केवल किसकी रिएक्शंस की बात करेंगे, सिंपल रिएक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे।
तो सिंपल रिएक्शंस क्या होती हैं? एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं, और हम पूरी की पूरी रिएक्शन की एक बार में ही मॉलिक्यूलरिटी को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो जरा समझिएगा है क्या मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे जरा उसको देखिएगा ध्यान से। तो मॉलिक्यूलरिटी को हम लोग बोल सकते हैं बहुत आसानी से, टोटल नंबर ऑफ reactant that taking part in a balanced, this point is very important, balanced chemical reaction. रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट या टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स दैट टेकिंग पार्ट इन अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में जो लग रहा है समय, जो जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स हैं, उनको सबको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी रिएक्शन पढ़ा था 2H2O2 गिव्स आउट 2H2O प्लस O2, और इसमें आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस, यस बैलेंस है, तो ये इसके लिए जो मॉलिक्यूलरिटी है कितनी हो जाएगी? मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी। मॉलिक्यूलरिटी नेवर बी जीरो, मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती है, मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है, मॉलिक्यूलरिटी कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। समझ गए इस चीज को? तो ये चीज थी कि मॉलिक्यूलरिटी, लेकिन आर्डर ऑफ रिएक्शन तो सब हो सकता है। चलिए तो ये अपना समझ गए कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है और कैसे हम लोग निकालेंगे। चलिए इसकी आप लोग मॉलिक्यूलरिटी बताइए, मैं यहां पे लिखता हूं H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2HCl। लाइट के प्रेजेंस में कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स, एक H2 का और एक Cl2 का। कितनी मॉलिक्यूलरिटी हो गई? 2 हो गई। हमें केवल रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को काउंट कर लेना है, लेकिन ये चीज की रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, अगर बैलेंस नहीं है तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक हो गया मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। कोई भी प्रॉब्लम हो आपसे से रिलेटेड, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जो आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हम लोग मूव करते हैं। तो ये अपना आने वाला है जो नया टॉपिक है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, जिसका नाम है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, जरा उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जीरो ऑर्डर का मतलब इसका नाम से ही पता चलता है कि जीरो ऑर्डर की है। ठीक है, सो हम लोग कह सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है, मान लिया, पहले आप लोग समझो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है। ऑर्डर का मतलब है जिनका n का वैल्यू जीरो हो, ये हमें हम लोग दे रखे हैं, यानी जिनका n का वैल्यू क्या हो? जीरो हो, तो उनको हम बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। लेट अस कंसीडर, ओके, हम लोग कंसीडर करेंगे एक रिएक्शन। Let us consider a chemical reaction followed by zero order kinetics, follows by zero order let us take R tends to P, कोई R से P बन रहा है, इसके लिए जो हम एक्सप्रेशन निकालेंगे तो R इज इक्वल टू के, R की पावर कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 क्या यहां पे इंडिकेट कर रहा है? जीरो ऑर्डर। चलिए देखिए, यानी दोज टाइप ऑफ रिएक्शंस whose rate is independent on the concentration of reactant, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए हम लोग लिख लेते हैं इस चीज को, दोज टाइप ऑफ रिएक्शंस, बेटा इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखें, दोज टाइप्स ऑफ रिएक्शन
whose rate of chemical reaction is independent on the concentration of reactant, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब एक चीज हमने अभी बताया था, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। सो इसका मतलब ये है कि हम लोग उसका एक्सप्रेशन तो नहीं निकाल सकते हैं, या हम रिएक्शन नहीं जान पाएंगे। अगर हमें रिएक्शन जानना है तो हमें लैब में ले जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, जान नहीं सकते किसी केमिकल रिएक्शन का। लेकिन एक दो आपको एग्जाम्पल्स याद रखना है बस। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं वो आपको बस याद रखना है कि भाई हमें कौन सी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी। दैट इज, हम लोग यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रहे हैं, 2NH3 gives out N2 plus 3H2। ठीक है, प्लेटिनम या मोलिब्डेनम। तो इससे जो मिलता है, इसका रेट जो निकल के आया बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल निकल के आया RNH3 की पावर 0। यानी ये जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो ऐसी रिएक्शंस को मैं क्या बोलता हूं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आने वाले हैं, हम लोग उस पर 1 by 1 चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोग जीरो ऑर्डर समझ गए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोग इसकी इंटीग्रेटेड, हमारे पास दो ही ऑर्डर रिएक्शन है, एक जीरो ऑर्डर, एक फर्स्ट ऑर्डर, एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, बस सिलेबस में ही है। तो हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन समझ गए कि इसके लिए क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन, क्या इसका एग्जाम्पल है। अब हम लोग समझेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए चेक करते हैं। इसको ध्यान समझिएगा, हम लोग इसको समझने वाले हैं कि भाई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है। थोड़ा तेज कर रहे हैं वीडियो को, बस आप लोग इसको समझते रहिएगा हर एक चीज को, क्या है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, चलो बेटा, इसके लिए हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा जिसमें इंटीग्रेशन का यूज होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन का यूज होगा। चलिए, तो हम लोग इस जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एक्सप्रेशन से जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, बहुत सिंपल है, वही चीजें, सारी चीजें हम लोग लिखेंगे। इसको ध्यान से समझिए, हम लोग इसको दो में डिवाइड करके करेंगे कि हमने पहले आपको ऑर्डर कितना दे दिया है, 0, यानी वैल्यू ऑफ n की हमने आपको पहले बता रखा है, कितना रखा है, 0। ठीक है, चलिए, तो हमने n का वैल्यू आपको 0 रख दिया है। तो मान लिया कि हमारे पास कोई R से P बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। ये कौन सी काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, यानी इसका ऑर्डर कितना है, 0। चलिए, तो इसके लिए हम लोग निकाल सकते हैं बेटा, जरा समझिएगा ध्यान से। क्या मैं इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिख सकता हूं अगर ये जीरो ऑर्डर है? अगर ये जीरो ऑर्डर है तो क्या लिख सकता हूं? यस लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू के R की पावर 0, या श्योर लिख सकते हैं। किसी की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो R इज इक्वल टू क्या बन गया, K बन गया। R इज इक्वल टू क्या बन गया, K बन गया। अच्छा, एंड इसके लिए रेट, क्या मैं इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकता हूं? यस, क्योंकि छोटी रिएक्शन है, निकाल सकता हूं। R की जगह पे देखो जरा ध्यान से, अभी मैंने तुमको सिखाया था कि रिएक्शन हमेशा जब होती है तो जिसका जो रिएक्टेंट पार्ट है वो हमेशा डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट हमेशा इंक्रीज करता है। तो जो चीज़ डिक्रीज होती है उसके लिए मैं साइन क्या यूज करूंगा, माइनस, क्योंकि हमने R इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा C बाई डेल्टा T तुमको सिखाया था। फॉर प्रोडक्ट पॉजिटिव, रिएक्टेंट निगेटिव। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए क्या होगा, R इज इक्वल्स टू, रिएक्टेंट है तो माइनस dR बाई dt। ये अपने पास इक्वेशन सेकेंड बन गई। तो ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है। आप क्या कंपैरिजन कर रहे हो इसमें से आप ये कंपैरिजन कर रहे हो, इफ लेफ्ट साइड्स आर इक्वल देन राइट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 मुझे क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 and 2
क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू या माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू k। ठीक है, चलो इससे हम लोग ये क्या करना चाहते हैं, dt को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को इधर ले जाएंगे, तो क्या हम ये लिख सकते हैं, इस चीज को देखिएगा, क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, डी आर इज इक्वल टू k इंटू डी टी, वो भी साइन का है का माइनस का, साइन का है का लगेगा, माइनस का लगेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग अभी देखें माइनस का क्या मिलेगा, देखो इधर ये हो गया डी आर, तो इधर क्या हो जाएगा, k इंटू डी टी हो जाएगा। अब हम लोग इस इक्वेशन में इंटीग्रेशन करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को मैंने 3 माना और इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 ऑन बोथ साइड्स। हम लोग दोनों पक्षों से हम लोग इस पे क्या करेंगे, एक इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, साइड्स। ठीक है, तो क्या मिलेगा, दो आपको फार्मूला मैं बता रहा हूं, वो फार्मूले काफी इंपॉर्टेंट हैं, जरा समझिएगा, इंटीग्रेशन में यूज होगा। कौन कौन से फार्मूले हैं वो देखना जरा, हम यहां पे लिख दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। इंटीग्रेशन ऑफ डी आर या इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ये फार्मूले हैं, इसको याद रखिएगा, मैथ्स में यूज होते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस सी। किसी चीज का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स का करेंगे तो एक्स प्लस सी मिलेगा। तो मुझे बताओ बेटा, अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स मिला, तो यहाँ आर है तो यहाँ क्या मिलेगा, आर मिलेगा। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो हो जाएगा ये अपना पास डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का k इंटू डी टी। ठीक है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन में, तो क्या मिलेगा मुझे, देखो x था तो x आया, r है तो r आएगा, आ गया r देखो बाहर, इज इक्वल्स टू माइनस का k बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, dt का करेंगे t है, x था तो x आया, t होगा तो t होगा, तो हमने लिख दिया t प्लस यहाँ पे मैंने एक i जोड़ दिया, i इज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये एक i क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। चलिए अब इस इक्वेशन में हमारा टारगेट बेटा पता क्या है, हमारा टारगेट ये है वैल्यू ऑफ आई को निकालना और इसी के अंदर पुटअप करना, आई निकालना है और इसमें हमें पुट करना है। तो चलिए देखिए, हम इनिशियल कंडीशन लगाएंगे, इनिशियल कंडीशन लगाएंगे हम लोग। इनिशियल कंडीशन का मतलब है जब t बराबर 0 था तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई होगी, जब टाइम ही नहीं लगा तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई होगी। तो अगर हम t बराबर 0 लें तो फिर जो कंसंट्रेशन होगी वही उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी। क्या आप इस पॉइंट को समझ पा रहे बेटा? जरा एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, जब t बराबर 0 होगा तो जो कंसंट्रेशन वही थी, वही इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी। इनिशियल कंसंट्रेशन को मैंने R नॉट से डिफाइन कर लिया है, डिनोट कर लिया है। सो हमारा मतलब क्या था, इन वैल्यूज को इसमें पुट करके I की वैल्यू निकालना। सो इस इक्वेशन को मैंने 4 दे दिया। सो हम लिख सकते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या मिलेगा, R की जगह पे मैं पुट करूंगा R नॉट माइनस का K, T बराबर हम 0 पुट करेंगे प्लस I। तो यहां से मुझे बेटा I की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है R नॉट। अब इस R नॉट की वैल्यू या I की वैल्यू उठा के हम लोग इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। सो इक्वेशन 4 में हमें क्या मिलेगा, जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलो देखो, सो मुझे क्या मिला, हमारे पास जो इक्वेशन 4 थी ना, वो इक्वेशन 4 ये थी, जरा देखिए ध्यान से, R इज इक्वल टू माइनस का K इंटू टी प्लस I। ये इस इक्वेशन 4 थी और मैंने अभी जस्ट निकाला है I की वैल्यू R नॉट। क्या निकाला है I की वैल्यू R नॉट? चलो देखो जरा इधर, I की वैल्यू मैंने निकाला है R नॉट। इसको उठा के पुट करेंगे। सो फ्रॉम 4 क्या मिलेगा, R की जगह पे R नॉट पुट किया मैंने, K की जगह पे K, T माइनस का प्लस I की जगह पे R नॉट। एक सेकेंड, ये देखो मिस्टेक हुआ, R की जगह पे I की वैल्यू जो हम इसमें पुट करना है तो मुझे R थोड़ी पुट करना है, तो इसको मैं इरेज कर दूंगा। चलो एक चीज फिर से देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो, I की वैल्यू यहाँ पुट करना है ना कि R नॉट की, तो मुझे मिलेगा R, देखो R ऐसे लिखा है, R लिख लिया। इधर क्या मिलेगा, माइनस का K इंटू टी मिलेगा, यस बिल्कुल मिलेगा, प्लस I की जगह पे हम R नॉट पुट कर लिए।
सो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये के टी इधर लाएंगे माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आर नॉट हमारे पास पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, ये लाएंगे इधर तो माइनस का हो जाएगा आर। सो यहाँ से मुझे मिला टी इज इक्वल टू, क्या मिला, टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस का आर डिवाइड बाई के, मुझे ये मिला। और इस इक्वेशन को बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे आर क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, दिस वन इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, एंड आर यहाँ पे बेटा क्या है, आर नॉट यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, दिस वन इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और के यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट है, और टी यहाँ पे क्या है, टाइम टेकन। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर।